नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SVCL अंडाल में। और आप देख रहे हैं EPFO एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर से जुड़ी हुई वीडियोस। कई लोगों की डिमांड आ रही थी कि लेबर वेलफेयर थ्योरी के ऊपर में एक वीडियो बनाई जाए, तो आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ लेबर वेलफेयर थ्योरी के ऊपर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पिछले बार भी पूछे गए थे 2017 के एग्ज़ाम में, इस बार भी इसमें से क्वेश्चन बहुत रहने वाली हैं। लेबर वेलफेयर थ्योरी एक बड़ी कॉन्सेप्ट है, बड़ी थ्योरी है, तो इसे देखने के लिए इस पूरी वीडियो को देखना ज़रूरी है, इसलिए अंत तक इस वीडियो को आप देखें। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज़ लेबर वेलफेयर? लेबर वेलफेयर रिलेट्स टू टेकिंग केयर ऑफ द वेल बीइंग ऑफ वर्कर्स बाय एम्प्लॉयर्स, ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज। वेलफेयर इंक्लूड्स एनीथिंग दैट इज डन फॉर द कंफर्ट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज एंड इज प्रोवाइडेड ओवर एंड द अबव द वेजेस। तो वेजेस के अलावे भी लेबर से यहाँ अर्थ है सारे जो वर्किंग ग्रुप हैं उनके लिए। इसमें सारे तबके के जो स्टाफ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, और जो इसमें एम्प्लॉई हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, चाहे वो लोअर क्लास के हो चाहे सुपरवाइजरी क्लास के हो, तो सारे एक तरह से उस लेबर वेलफेयर थ्योरी के अंदर आते हैं। और ये थ्योरी लेबर वेलफेयर एक बड़ा शब्द है और इसके कॉन्सेप्ट आज के सिनेरियो में काफ़ी विकसित हो चुकी है और बहुत बड़ा रूप है इसका। तो लेबर वेलफेयर यही बताता है कि सैलरी के अलावे जो भी एक्स्ट्रा पे एंड पर्क्स, एक्स्ट्रा उन्हें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो या तो एम्प्लॉयर के माध्यम से हो, या तो गवर्नमेंट के माध्यम से हो, या तो ट्रेड यूनियन के द्वारा बहुत समय उस चीज़ की मांग करके उनसे ली जाती है, या नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे इस काम में लगे हुए हैं। तो वेलफेयर थ्योरी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और वेलफेयर थ्योरी का साधारण सा अर्थ यही है कि लेबर क्लास को, जो भी वर्किंग ग्रुप्स हैं, उन्हें उनके सैलरी के अलावे एक बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराना। देखिए यहाँ पे जो सेक्टर है भारत में, हम लोग के दो सेक्टर है, एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड से यहाँ अर्थ है कि जो कोई एक बॉडी मैनेजमेंट या कभी किसी गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन सारे यूनिट में बहुत समय देखा गया है कि लेबरों का शोषण किया जाता है। उनके काम के निर्धारित घंटे ठीक नहीं रहते, उनकी सैलरी उनके काम के हिसाब से नहीं होती, और कई हजार्डियस इंडस्ट्रीज होती है जिनमें काम करने से उनके शारीरिक नुकसान पहुंचती है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आप माइनिंग सेक्टर या फिर फर्टिलाइज़र सेक्टर, वहाँ पे जो लेबर काम करते हैं, या फिर सीमेंट इंडस्ट्री, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो अपने शरीर को काफ़ी रिस्क में डाल के वो काम करते हैं। लेकिन उन्हें उन सब से बचने के लिए सैलरी के अलावा और एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज़ लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़, रहने की अच्छी जगह, साफ़ सुथरा पानी, कार्यस्थल पे जो है शौचालय की सुविधा नहीं मिलती है। तो इन सब चीज़ों को ही लेबर वेलफेयर बताता है कि किस प्रकार इन सब चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अक्सर देखा गया है कि ट्रेड यूनियन जो है आगे चलकर आते हैं, मांग रखते हैं इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए। बहुत समय गवर्नमेंट प्लान बनाती है इस तरह की चीज़ों को ठीक करने के लिए, कि नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी इस तरह के कामों में आगे आती हैं। Labor welfare as such services and amenities which may be established in or in the vicinity of undertaking to enable the person employed in them to perform their work in healthy congenial surroundings and such amenities conducive to good health and high moral। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो आपको ये सेंटेंस, ये जो पैराग्राफ है उससे समझ में आ रहा होगा। ये पैराग्राफ जो है ILO के द्वारा परिभाषित की गई परिभाषा है लेबर वेलफेयर की। तो आप इस पूरे वीडियो में कई सारे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, उन कीवर्ड्स पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में उसी कीवर्ड्स को रखकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कीवर्ड्स का आप ज़रा ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने डिटेल में इसको लिखा भी है। अदरवाइज शॉर्टकट में लिख सकता था, लेकिन डिटेल में जानना जरूरी है क्योंकि इसमें कीवर्ड्स को भी जानना जरूरी है। तो कुछ कुछ कीवर्ड्स को मैं मार्क करके रखा हूँ आपके लिए, उसे आप देखेंगे और समय समय पर मैं उसे बताते रहूँगा। तो जो व्याख्या मैंने लेबर वेलफेयर की थी, लगभग ILO ने वही कहा है कि सैलरी के अलावे, वेजेस के अलावे जो भी बेसिक सुविधाएँ हैं कार्यस्थल पर हो या उसके अलावे हो, हजार्डियस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोगों के लिए मेडिकल की सुविधा हो, पीने साफ पानी की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, उसके अलावे भी बहुत
सारी इंश्योरेंस की सुविधा हो, इलाज की सुविधा हो, ये सब लेबर वेलफेयर उसको कवर करता है। तो यही बताता है लेबर ILO लेबर वेलफेयर की परिभाषा में। लेबर वेलफेयर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशंस, नेमली द होलिस्टिक वेलफेयर। आप ये टर्म्स को जरूर याद रखें क्योंकि टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है और ये कीवर्ड्स को ही उठाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 3 डायमेंशन है बेसिकली लेबर वेलफेयर की: होलिस्टिक वेलफेयर इनिशिएटिव, सोशल एंड रिलेटिव वेलफेयर प्रोग्राम्स टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, होलिस्टिक, सोशल एंड रिलेटिव। तो ये तीनों याद रखें, इसके डिटेल में डिस्कशन आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के लेबर वेलफेयर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। तो लेबर वेलफेयर की जो भी सिद्धांत है वो 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर टिकी हुई है। कोई भी वेलफेयर स्कीम बनाई जाए या कोई भी वेलफेयर स्कीम का संचालन कैसे हो, कोई भी वेलफेयर स्कीम या जो वेलफेयर की लिए जो सुविधाएं जो मुहैया कराई जा रही हैं लेबर को, वो किन सिद्धांतों पर आधारित होंगी, उसे 5 कैटेगरी में बांटा गया है। टॉप 5 प्रिंसिपल्स ऑफ द लेबर वेलफेयर। तो वो कुछ इस तरह है: प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइन। एक एक करके हम लोग आज इसे डिटेल में देखेंगे। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन। तो वेलफेयर प्रोग्राम कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड। ये आप इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये कीवर्ड है इसका कि वेलफेयर प्रोग्राम अलग अलग नहीं हो सकते हैं, वो उनका एक सामूहिक असर उस पर दिखना चाहिए। दे कैन नॉट बी टेकन अप पार्ट बाय पार्ट, इट इज़ अ होल प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, हेल्थ एंड वेलफेयर शुड कवर अप ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, फिजिकल, सोशल एंड मोरल हाइजीन। तो ये सिद्धांत सीधे तौर से यही बताता है कि वेलफेयर स्कीम्स या जो भी प्रोग्राम वेलफेयर प्रोग्राम चलाई जाती हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें फिज़िकल हाइजीन और सोशल हाइजीन, मोरल हाइजीन, इन सारे एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। केवल मैंने हेल्थ के लिए स्कीम बना दी, बाकी उसके मोरल हाइजीन और सोशल हाइजीन के ऊपर मैं ख्याल नहीं किया, सिर्फ उसे मेडिसिन सप्लाई कर दी, लेकिन कल दिन ऑपरेशन करना है तो वो नहीं करेंगे। तो इस तरह का प्रोग्राम नहीं हो सकता। कभी भी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के अलावे वेलफेयर प्रोग्राम्स तैयार नहीं की जा सकती। तो वेलफेयर प्रोग्राम में जो सिद्धांत है इंटीग्रेशन का, वो यह बताता है कि जो भी स्कीम बने वो सब सारे एस्पेक्ट के ऊपर में ध्यान रख के बने। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मूल शब्द यही है कि वेलफेयर प्रोग्राम कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। एनी वेलफेयर प्रोग्राम मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स कम्युनिटी शुड एसोसिएट वर्कर्स विद द प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वर्कर शुड बी एसोसिएटेड फॉर कंडक्टिंग एक्टिविटीज़। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि जो भी प्रोग्राम वर्कर लोगों के लिए बनाई जाती है, लेबर लोगों के लिए बनाई जाती है, तो ऐसा नहीं है कि ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ एम्प्लॉयर्स की ही है। ये काम जो है उन वर्कर के द्वारा ही कराना है। अब स्कीम मैंने बना दी लेकिन वर्कर को कुछ बताया ही नहीं कि ये स्कीम है, ऐसे जैसे सोशल सिक्योरिटीज़ के अंदर में आपको EPFO ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, एक ESIC ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ESIC में जहाँ पे वर्कर्स ग्रुप का इलाज किया जाता है, वहीं EPFO का उनके रिटायरमेंट के बाद उनका पेंशन की व्यवस्था करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो इन सब स्कीम के बारे में वर्कर्स को पता भी होनी चाहिए और उनका एक एसोसिएशन भी होना चाहिए। एसोसिएशन से यहाँ अर्थ है कि वो लोग भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन का अर्थ ये बताता है कि कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम बिना वर्कर्स के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना वो सक्सेसफुली अचीव नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उनका एसोसिएशन भी ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जहाँ एसोसिएशन होगा लेबर्स लोगों का आपस में उस स्कीम को लेके, वो कहीं ना कहीं उस स्कीम का संचालन करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनमें आएगी। वर्कर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एंड दे शुड बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज एमिंग एट द वर्कर्स वेलफेयर। वर्कर को ही खुद वर्कर्स के वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन कामों में लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी कमिटीज़, स्पोर्ट्स कमिटीज़, कैंटीन कमिटीज़। अब मान लीजिए कोई एक स्पोर्ट्स कमेटी बनी है जिसमें सारे साहब लोग हैं, मैनेजमेंट कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन नीचे वर्कर्स का ग्रुप के कोई लोग नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स कमेटी और बनी है सिर्फ मैनेजमेंट ग्रुप के। तो
उन्हें वर्कर ग्रुप के एक्टिविटीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा, उन्हें किस तरह का स्पोर्ट्स पसंद है, किस तरह का फिजिकल एक्टिवनेस उनको रखने के लिए वो ज़रूरी है, वो नहीं पता चल पाएगा। कैंटीन कमेटी में अगर सिर्फ हायर लेवल के ऑफिसर रहेंगे और लोअर लेवल के अगर स्टाफ उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेंगे तो उनके फूड हैबिट और फूड चॉइस के बारे में उन्हें पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं वो कैंटीन खोलना, उसमें लोग नहीं जाएंगे, वो कैंटीन का कॉन्सेप्ट ही वो काम नहीं करेगा। तो जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम है या फिर जो प्रोग्राम होते हैं उसमें वर्कर्स को भी इन्वॉल्व रखना है, एसोसिएट रहना, और साथ ही उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है कि इसका संचालन हम लोग ऐसे करना है हायर मैनेजमेंट के साथ मिलकर। तो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब जहाँ पे एसोसिएशन होगा, साथ मिलके काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करेंगे, तो उनमें अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। ठीक है, वो आंसरेबल भी होंगे किसी भी काम के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर अथॉरिटी ही आंसरेबल है किसी भी सोशल स्कीम के लिए, प्रोग्राम के लिए, बल्कि जो वर्कर्स उसमें इन्वॉल्व है उन भी अकाउंटेबल है। एवरी प्रोग्राम, एवरी पर्सन एंड एवरी एक्टिविटी शुड बी आंसरेबल। वेलफेयर प्रोग्राम्स आर सोशली ऑडिटेड एंड एवेल्यूटेड। सक्सेसफुल प्रोग्राम आर रिटेन, वीक प्रोग्राम आर स्ट्रेंथन। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि जो भी प्रोग्राम हो रहा है उनका एक सोशल ऑडिट भी होता है, वो कितना सक्सेसफुली उसको अचीव कर रहे हैं, वो प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल है, क्या उसे और लंबी अवधि तक उसको रखे जाना है या फिर उसको हटा देना है, और अगर कोई प्रोग्राम अच्छा है मगर वीक है, ठीक से अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसको और अच्छे से उसको अप्लाई करना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइन। Timely help is a valuable help. A stick in time saves 9. यहाँ पे 9 छूट गया है। A stick in time saves 9. ये आप याद रखें, एक प्रोवर्ब है कि समय पे काम किया गया वो बहुत हेल्प होता है। तो when a worker needs economic assistance for trading a sick child or for building a house, there should be a reasonable lapse of time, but beyond that limit he cannot wait. Appropriate action being taken for welfare might serve the purpose. In certain circumstances of emergency, delay in assistance means denial of human value and justice. तो आपको पढ़ के ये समझ में आ रहा होगा, एक एग्जांपल इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का बच्चा बीमार है और उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है, पैसे चाहिए उसको अपने एम्प्लॉयर से समय पे, लेकिन वो एम्प्लॉयर उस समय पे उसको पैसा नहीं देता, या फिर उस बच्चे के साथ कुछ हो जाता है उसके बाद उसे पैसा देता है, तो उस पैसे का मूल्य उसके लिए कुछ नहीं रहेगा, उसे वो हेल्प की कोई वैल्यू पता नहीं चलेगी। लेकिन अगर उसे समय से उस तरह का पैसा दे के हेल्प किया जाए, या फिर घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, अब जो एम्प्लॉयर है होम लोन की जो प्रोसेस है उसको इतना रेट टैपिज्म कर देते, इतना लंबा कर देते कि उसमें एक अच्छा खासा समय निकल जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक डिनायल फीलिंग उसमें आ जाएगी वर्कर में कि समय पे मुझे पैसा नहीं मिला, अब इतना लेट बना के क्या करूँगा। तो इस तरह की कई थ्योरीज काम करती हैं। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइन किसी भी एक सोशल प्रोग्राम में, लेबर वेलफेयर प्रोग्राम में होना बहुत आवश्यक है, और उसका एक निश्चित अवधि होनी चाहिए कि इस काम के लिए इतने समय के अंदर पैसा दे देना होगा, तभी वो सार्थक सिद्ध होगा। जैसे अभी वर्तमान समय में कोरोना डिजीज़ जब से फैला है तब से सरकार ने ईपीएफओ को ये आदेश दिए हैं कि जिन एम्प्लॉय को अपने पीएफ से पैसा विड्रॉ करना है तो उसे विदिन 3 to 5 वर्किंग डेज में वो आप दें, ताकि उसे वो हेल्प मिल पाए। तो ये काम किया भी जा रहा है ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ईपीएफओ का एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं, एक बार इसके साइट को भी ज़रूर विजिट करें। इसके बहुत सारे स्कीम्स हैं, उसमें एक कार्ड दिया जाता है जिससे यूएन कार्ड कहते हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, तो वो भी आप देखें कैसे उसमें पीएफ का पैसा रहता है, विड्रॉ किया जा सकता है, तो उसके साइट को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये 5 प्रिंसिपल थे लेबर वेलफेयर प्रोग्राम के, जो कि जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसके कीवर्ड्स को भी ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है कि कोई भी लेबर वेलफेयर थ्योरीज, 7 थ्योरीज हैं। कोई भी लेबर वेलफेयर स्कीम को बनाने के लिए जो भी लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं, अभी आप लोगों ने प्रिंसिपल देखा कि किन सिद्धांतों पे वो बनते हैं, और अब थ्योरीज है कि उसकी क्या क्या थ्योरी है, जो भी सिद्धांत और थ्योरीज से मिलकर ही वो स्कीम बनाई जाती है। तो इसके कौन 7 थ्योरीज हैं जिनसे वो लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जाता है। तो 7 का लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। पोलिसिंग थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, फिलैंथ्रोपिक थ्योरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी, प्लेकेटिंग थ्योरी। इस प्लेकेटिंग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी
ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में लास्ट टाइम, पब्लिक रिलेशन थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी। तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पोलिसिंग थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। तो यहाँ पे देखिए जो कीवर्ड है या फिर की सेंटेंस है उसको मैंने अलग कलर में लिख के रखा आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द policing theory is based on assumptions that human being is so much selfish and always tries for own benefit whether on the cost of other welfare। तो पोलिसिंग थ्योरी का जो भी जीस्ट है वो यही है कि मनुष्य एक बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति होता है और वो हमेशा अपने गोल को अचीव करना चाहता है, अपने फ़ायदे की चीज़ें देखता है, भले ही उसमें किसी और का नुकसान हो जाए, किसी की और के वेलफेयर को नुकसान में डाल के अपना काम निकाला जाए। तो पोलिसिंग थ्योरी ये बताता है कि कहीं ना कहीं जैसे एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को देखना है कि मुझे किसी भी तरह अपना काम निकलवाना है लेबर ग्रुप से या वर्कर ग्रुप से, और वर्कर को लगता है कि किसी भी तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, फैसिलिटी मिले एम्प्लॉयर से। तो दोनों तरफ से ये रशाकसी रहती है। तो पोलिसिंग थ्योरी यही बताता है कि मानव जो है एक स्वार्थी व्यक्ति है, स्वार्थी जंतु है, और वो किसी भी कॉस्ट पे अपना वो अचीव करना चाहता है गोल। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम में जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था, थ्योरी के जो जीस्ट सेंटेंस है, जो मेन सेंटेंस है, उन सेंटेंस को पूछ के बोला गया था ये कौन सी थ्योरी को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस जो मैंने अलग से ग्रीन कलर में करके रखा है उसे आप जरूर याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाएंगे। एनी ऑफ द एम्प्लॉयर्स विल नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉई अंटिल ही इज फोर्स्ड टू डू सो। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कंटेंशन दैट अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर इज नेसेसरी फॉर द वर्कर। तो इस थ्योरी के अंतर्गत ये भी बताया जाता है कि जो एम्प्लॉई है वो कुछ भी नहीं करेगा लेबर के वेलफेयर के लिए जब तक कि उसके ऊपर कोई दबाव ना बनाया जाए। और दबाव कैसे बनेंगे? एक्ट बनाकर, एजेंसीज को बनाकर उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए। तो ये थ्योरी वही बताती है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या मिनिमम फैसिलिटीज़ जो वर्कर को प्रोवाइड कराने के लिए चाहिए होती हैं, तो ये पोलिसिंग थ्योरी उसको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट देखते हैं द रिलीजियस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। रिलीजियस से ही वर्ड यहाँ पे इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट मैन इज एसेंशियली अ रिलीजियस एनिमल। तो मनुष्य रिलीजियस एनिमल है। इवन टुडे मेनी एक्ट्स ऑफ मेन आर रिलेटेड टू रिलीजियस सेंटिमेंटल्स एंड बिलीफ्स। दीज रिलीजियस फीलिंग्स समटाइम प्रॉम्प्ट एन एम्प्लॉयर टू टेक अप वेलफेयर एक्टिविटीज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर emancipations either in the life or the after it. The theory views were an essentially religious feelings are what sometimes prompt employer to take up welfare activities in the belief of benefit either in his life or in support after life. तो यहाँ पे जो वर्ड है आपको मैंने ग्रीन कलर में वो करके रखा है, ये जिसका जीस्ट है कि ह्यूमन और मेन आर एसेंशियली अ रिलीजियस एनिमल। तो इसको ध्यान में रख के कोई भी लेबर वेलफेयर स्कीम बनानी पड़ती है। एक इसका सिंपल एग्जांपल है, अगर कोई वर्कर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी डेथ कर जाता है, काम करते वक्त उसकी अगर मृत्यु हो जाती है उस फैक्ट्री के हजार्डियस के कारण, तो ऐसा है कि उसके देह संस्कार के लिए या अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे उस एम्प्लॉय या उस ऑर्गेनाइजेशन से उसको दिए जाते हैं उस समय के लिए। तो ये एक रिलीजियस बिलीफ है कि मुझे डेथ करने, कोई भी आदमी मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार करना है, उसके लिए एक पैसा चाहिए। तो ये सोच कर बहुत सारी स्कीम बनाई गई है कि देह संस्कार के लिए एक फंड रखा जाता है, उससे लोगों को पैसा दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो आफ्टर लाइफ जो वर्ड है इसको ही डिनोट करता है। तो रिलीजियस भावनाओं को ध्यान में रखकर, धार्मिक भावना, धार्मिक अभ्यास को ध्यान में रखकर लेबर वेलफेयर थ्योरीज बनाई जाती हैं, लेबर वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाती हैं रिलीजियस थ्योरी को ध्यान में रखकर। तो जो कीवर्ड है उसे आप ध्यान में रखें। The benefactor and the beneficiary are benefited by the good work done by the benefactor. This theory does not take into consideration that the workers are not beneficiaries but rightfully claimants to a part of the gains derived by their labor. इसमें एक और की सेंटेंस है, वो भी ध्यान में रखें कि वर्कर आर नॉट बेनिफिशरीज बट राइटफुल क्लेमेंट्स। ऐसा नहीं है कि हम अगर कुछ लेबर को या वर्कर लोग को कुछ स्कीम के अंतर्गत सहायता पहुंचा रहे हैं तो ये हम दया की भाव से उसे पहुंचा रहे, नहीं, ये उनका हक है, उनके मेहनत के अगेंस्ट में उन्हें वो जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो मिल रही है उन्हें। ऐसा एम्प्लॉयर को नहीं सोचना है कि वही जो है देने वाला है या देता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ये सेंटेंस को डाल के भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पहला जो इसमें कीवर्ड है या की सेंटेंस है तो इसमें रिलीजियस वर्ड लिखा हुआ है, तो हो सकता है इसको ना पूछे एग्जाम में, इसके लिए वो ये सेंटेंस को डाल दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, तीसरा है फिलांथ्रोपिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फिलांथ्रोपी इज एन इंक्लिनेशन टू डू और प्रैक्टिस ऑफ डूइंग वेल टू वन फेलो मैन।
Men is basically self-centered, and act of these kind stem from personal motivation. When some employer take compassion on their fellow men, they may undertake labor welfare measures for their वर्कर्स. तो फिलंथ्रोपिक थ्योरी यहाँ पे यही बताता है कि जो भी एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है, कहीं ना कहीं उनमें एक ये भावना रहती है, और मेन में बेसिकली ये सेल्फ सेंटर्ड होती हैं कि दया की भावना भी रहती है. तो अगर इस भावना से भी पर्सनली मोटिवेटेड होके अगर अपने फेलो वर्कर के लिए अगर एम्प्लॉय कुछ करता है, तो ये जो स्कीम लाता है तो वो फिलंथ्रोपिक थ्योरी पे बेस्ड होगा. दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मैन्स लव फॉर मैनकाइंड. फिलान्थ्रोपी मीन्स लविंग मैनकाइंड. तो जो कीवर्ड है मैंने इसको ग्रीन में यहाँ पे लिखा हुआ आपके लिए. मैन इज बिलीव टू हैव एन इंस्टिंक्टिव urge by which he strives to remove the suffering of others and promote their well-being. In fact, the labor welfare movement began in the early years of the Industrial Revolution with the support of philanthropists. तो यहाँ पे एक जो की सेंटेंस है, मैन इज बिलीव टू हैव एन इंस्टिंक्ट अर्ज बाय विच ही स्ट्राइव्स टू रिमूव द सफरिंग ऑफ अदर्स एंड प्रमोट देयर वेलबींग. ये कौन सी थ्योरी को बिलोंग करता है? तो ये फिलंथ्रोपिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर को बिलोंग करता है. एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जाएगा. शुरुआत के दिनों में बहुत समय देखा गया कि शोषण भी होता था लेबर ग्रुप्स का. बाद में धीरे धीरे लोगों में इस तरह की भावना जगती गई, जिसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में ये भावना कुछ बढ़ी और कई सारे स्कीम लाए गए लेबर वेलफेयर के लिए. नेक्स्ट है द पैटर्नलिस्टिक और ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ द लेबर वेलफेयर. वहाँ लिस्ट में ट्रस्टीशिप थ्योरी लिखा हुआ था, लेकिन इसका एक और वर्ड है पैटर्नलिस्टिक. तो इसमें मतलब गार्जियन की भावना, ठीक है, इसका यही है. इन दिस थ्योरी इट इज हेल्ड that the industrialist or employers hold the total industrial state properties and profit according from them in trust for the workman, for him and for the society. It is assumed that the workmen are like minors and are not able to look after their own interest, that they are ignorant because of lack of education. Employers therefore have the moral responsibility to look after the interest of their wards who are the worker. तो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये. जो एम्प्लॉयर हैं उन्हें एक पैटर्निटिक मतलब गार्जियनशिप का एक बोध होना चाहिए. हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है देखिए, की सेंटेंस, उससे ही समझ में आ रहा है कि वर्कमैन आर लाइक माइनर्स, बच्चे की तरह हैं. जो भी वर्कर्स हैं या लेबर ग्रुप्स हैं वो बच्चे की तरह हैं, और उनके अभिभावक के स्वरूप में जो एम्प्लॉयर हैं उनकी देखभाल करते हैं. भले ही अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन उनकी देखभाल करते हैं. ठीक उसी तरह जैसे एक अभिभावक अपने बच्चे की देखभाल करते हैं ये सोच के कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, उसी तरह कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर में ये एक भावना रहती है वो अभिभावक के रूप में काम करने के लिए. क्योंकि उन जो लेबर ग्रुप्स है वो थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ लैक ऑफ एजुकेशन, उनमें वो चीज़ें नहीं होती हैं कि अपने सोशल सिक्योरिटी के बारे में समझ, या फिर पेंशन की समझ, या फिर बुढ़ापे में किस तरह से पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाता है. जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि माइनिंग सेक्टर जो इंडिया में है वहाँ पे जो भी लेबर वर्क करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा ड्यूरिंग माय सर्वे ऑन माइंस कि जो भी माइनिंग सेक्टर में लोग काम करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक अल्कोहल लेने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि उनका काम इतना टफ होता है, वो रात को सो नहीं पाते, जिसके लिए उन्हें नशा करना पड़ता है. तो उस नशे को छुड़ाने के लिए एम्प्लॉयर बहुत सारे एफर्ट लगाते हैं वहाँ पे माइनिंग सेक्टर में. उन्हें ठीक करने के लिए एक स्कीम भी चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत उन्हें एक फोर्टनाइटली 15 दिन के बाद एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करके उन्हें ट्रेन किया जाता है कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, या फिर जो अपने पैसे हैं उन्हें कैसे मैनेज करें. तो एक अभिभावक का भाव लेकर एम्प्लॉयर को काम करना पड़ता है, और उसके अंतर्गत अगर वो कुछ स्कीम बना रहा है तो उसे इस थ्योरी के अंतर्गत माना जाता है ट्रस्टीशिप या पैटर्नलिस्टिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर. नेक्स्ट है द प्लेकेटिंग थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर. ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है पिछले साल. दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द लेबर ग्रुप्स आर बिकमिंग डिमांडिंग एंड मिलिटेंट and are more conscious of their rights and privileges than ever before. Their demand for higher wages and better standard of living cannot be ignored. According to this theory, timely and periodical act of labor welfare can appease the worker.
दे आर सम काइंड ऑफ पेसिफायर्स विच कम विथ अ फ्रेंडली जेस्चर। तो यहाँ पे कुल मिला के ये कीवर्ड से ही आपको क्लियर हो जा रहा है कि जो भी लेबर वेलफेयर थ्योरीज आप लगा रहे, जो वर्कर कभी कभी डिमांड करते हैं, कभी कभी थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उन्हें शांत करके, उन्हें समझा बुझा के उनके डिमांड को मीट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो दे आर सम काइंड ऑफ पेसिफायर्स यहाँ पे बताया जा रहा है एम्प्लॉयर को, विच कम विथ फ्रेंडली जेस्चर। तो उन्हें समझा बुझा के उनके डिमांड को पूरा करके उनके लिए काम करना चाहिए। तो इस तरह से इस सोच के साथ जो थ्योरी बनती है उसे प्लेकेटिंग थ्योरी के अंतर्गत डाला जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन थ्योरी ऑफ वेलफेयर। This theory provides the basis for an atmosphere of goodwill between labor and management, and also between management and the public. A labor welfare program under this theory work as a sort of an advertisement and help an organization to project its good image and build up and promote good and healthy public relationship. The labor welfare movement may be utilized to improve relations between management and labor. An advertisement or an exhibition of labor welfare program may help the management project a good image of the company. कहीं ना कहीं कंपनीज की एक ब्रांडिंग भी होती है, ब्रांड वैल्यू भी होता है, उसके स्टाफ से भी उनकी पहचान होती है। तो बहुत दफ़े देखा गया कि इस तरह का लेबर वेलफेयर स्कीम कुछ कुछ सर्टेन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लाती हैं, जिससे लेबर का वो विकास भी होता है और कहीं ना कहीं उसका एक अपना एडवर्टीजमेंट भी हो जाता है। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे टाटा ग्रुप्स को ये आप ले सकते हैं। वो उन लोग का अलग से एक इंस्टीट्यूशन है, हाँ, मेडिकल का या फिर उसके अलावा इंजीनियरिंग का, या उसके अलावा भी बेसिक एजुकेशन के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें उनके स्टाफ वर्कर्स के बच्चे पढ़ते हैं। तो इससे एक टाटा ग्रुप्स का भी अपना वो एडवर्टीजमेंट हो जाता है और उसी से जो है एक लेबर वेलफेयर प्रोग्राम भी अचीव हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक तीर से दो निशाने वाली बात है। तो पब्लिक रिलेशन थ्योरी ऑफ वेलफेयर की जो की वर्ड्स हैं, ये की सेंटेंस है, इसको ध्यान में रखें। सॉर्ट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट एंड हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोजेक्ट इट्स गुड इमेज एंड बिल्ड अप एंड प्रमोट गुड एंड हेल्दी पब्लिक रिलेशंस। तो इससे इस तरह की जो सद्भावना वाली स्कीम्स होती हैं, इससे दोनों तरफ के लोगों को फ़ायदा होता है। और ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है ऑन पब्लिक रिलेशन थ्योरी ऑफ द लेबर वेलफेयर। आखिरी 7वां नंबर जो लेबर वेलफेयर थ्योरी है, द फंक्शनल थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। द कंसेप्ट बिहाइंड दिस थ्योरी इज दैट अ हैप्पी एंड अ हेल्दी पर्सन इज द बेटर, मोर प्रोडक्टिव वर्कर। Here welfare is used as a means to secure, preserve and develop the efficiency and productivity of labor. This theory is a reflection of contemporary support for labor welfare. It can work well if both the parties have an identical aim in view, that is higher production through better welfare. This will encourage labor's participation in welfare program. तो फंक्शनल थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर की जो की सेंटेंस है यहाँ पे है, सिक्योर, प्रिजर्व एंड डेवलप द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो ये एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कैसे इंश्योर होंगी? अच्छे लेबर वेलफेयर स्कीम से। और ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि हैप्पी एंड हेल्दी पर्सन इज़ बेटर, मोर प्रोडक्टिव वर्कर। तो ये काफ़ी एक सौम्य भावना से बनाई गई थ्योरी है, जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है, ये माना जाता है, जो कि वास्तविकता में ही सही है, कि एक हेल्दी पर्सन जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। अगर उसके ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर है या फिर बहुत ज़्यादा उसमें फिजिकल हजार्डस है, वो इंडस्ट्री जिसमें वो वर्कर काम कर रहा है, और उस हिसाब से उसके लिए कोई स्कीम नहीं है उसके सेहत की देखभाल के लिए, तो इससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे बीमार होते जाएगा और उसका प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होते जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एम्प्लॉयर को भी एक नुकसान है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसका यही है, दैट अ हैप्पी एंड अ हेल्दी पर्सन इज़ बेटर और मोर प्रोडक्टिव। इसी सोच को, इसी धारणा को लेते हुए ये फंक्शनल थ्योरी बनाई गई है। और इस थ्योरी के अंतर्गत बनाने जाने वाली सोशल वेलफेयर स्कीम या फिर लेबर वेलफेयर स्कीम जो होती है, उन्हें फंक्शनल थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर कहा जाता है। तो आज आपने वीडियो में देखा 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर वेलफेयर और 7 थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर, जिनको एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है और लास्ट टाइम एक पूछा भी गया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बेसिकली थ्योरेटिकल वीडियो है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थे नहीं दिखाने को, जितना हो सकता था मैं बता दिया। तो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल SVCL अंडाल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन EPFO एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर एग्जाम 2020। थैंक यू, गुड नाइट।